नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आज जो कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, ये कहानी है एक प्रतिभा नाम की लड़की की, जो अपने देवर और अपनी 18 साल की लड़की के साथ रहती है। तो दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए चलो कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, प्रतिभा जो होती है वो उसका पति जो होता है वो एक्सपायर हो चुका होता है और वो अपने देवर के साथ ही रहती है और उसकी जो एक 18 साल की लड़की होती है कंचन, वो उसके साथ ही अपना जीवन यापन करती है। दोस्तों, जो उसका देवर होता है वो एक आँख से अंधा होता है और उसके अंधे होने के कारण उसका विवाह कहीं नहीं हो रहा होता है और वो मगर वो अपनी पूरी लगन से खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छी तरह से करता है। दोस्तों, प्रतिभा नाम की जो लड़की होती है, वो भी खेतों में जाके अपने देवर के साथ वो भी कटाई-जुताई करके जो भी आती है और जिससे जो भी बन पाता है, उसी पैसों से वो अपना रहन-सहन करते हैं। तो एक दिन जो प्रतिभा होती है, उसकी लड़की कहती है कि मम्मी ऐसा है कि मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए और मेरे पास अब कपड़े भी नहीं बचे हैं। तो वो अपने देवर से बोलती है और कहती है कि चलो आज आज मार्केट में चलते हैं और कुछ कपड़े भी खरीद लाते हैं और तेरे चाचा को भी कुछ कपड़े दिला देंगे। तो दोस्तों, वो हँसी-खुशी अब बाहर चले जाते हैं और शहर में और वहाँ पे जाके कुछ कपड़े खरीद लाते हैं। तो दोस्तों, अगले दिन क्या होता है कि वो जब अपने खेतों में जा रहा होता है, तो वहाँ उसका दोस्त उसे विनोद मिलता है। विनोद कहता है कि यार तू कभी अपने समय लिए भी समय निकाल लिया कर। तो दोस्तों, जब उसका देवर अपने खेतों में जा रहा होता है और अपने खेतों में जाके पानी चलाता है, तो तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है, यार तूने कभी अपने बारे में सोचा है? तो कहता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचूं, मैं तो सब कुछ सही चल रहा है। तो वो कहता है कि तूने अपनी फैमिली के बारे बनाने के बारे में सोचा? तो उसने कहा कि यार मेरी भाभी है और मेरी एक भांजी रहती है और मैं उसी के साथ भतीजी रहती है, मैं उसके साथ ही रहता हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है उनके साथ। तो उसका दोस्त कहता है, यार वो तो तेरे भाई का परिवार है और एक काम कर, आज चल बैठ, हम दोनों आज दारू पियेंगे। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं यार, मैं दारू तो मैं नहीं पीऊँगा और तू ही पी ले और मैं तो, शाम का टाइम हो रहा है, मैं अपने घर जाऊँगा। तो उसका दोस्त बार-बार उससे कहता रहता है, तो वो उसके अपने दोस्त की बात मान लेता है। और दोस्तों, उस दिन उनका दारू पीने का प्रोग्राम सेट हो जाता है और वो उस दिन खूब जी भर के दारू पीते हैं। अब दारू पीते-पीते उन्हें इतना नशा हो जाता है कि वो अपने बारे में ही भूल जाता है। अब उसका दोस्त जो उसे जो भी बोलता होता है, वो उसकी बात मानना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ से उसके जो संयम का बाँध वहाँ से टूटना शुरू हो जाता है और वो आगे चलता रहता है। अपने दोस्त के साथ बढ़ता रहता है और उसका दोस्त कहता है, यार चल आज एक कविता नाम की जो लड़की है, हम उसके पास चलते हैं और वो मैं तो जब भी टाइम गुज़ारना होता है, मैं तो उसी के पास चला जाता हूँ। तो दोस्तों, वो उसका मना करने पर भी वो अपने मगर दोस्त के कहने पर वो उसके घर चला जाता है। जब वो उसके दोस्त के घर साथ चलता है वो, तो वो एक कविता नाम की लड़की के घर पहुँच जाते हैं। और दोस्तों, कविता अपने अंदर बैठी हुई थी और वो जब भी एक दरवाजे पे दस्तक होती है, तो वो जाके दरवाज़ा खोलती है। और दरवाज़ा खोलने के बाद वो जो उसका दोस्त था, वो उससे कहता है कि ये भी आज तुम्हारे साथ टाइम गुज़ारेगा। इसके पास काफ़ी पैसा है और ये आपको कुछ पैसा भी देगा। तो दोस्तों, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद काम होने के बाद वो अपने घर वापस चला जाता है और दारू के नशे में। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता, वो कभी भी आए, अब तो उसका डेली रूटीन हो गया था कि वो जब भी जाता था और खेतों के जगह तो अपने कविता के पास जाके ही टाइम गुज़ारता था। तो गाँव मोहल्ले के लोग-बागों में भी ये बातें फैल जाती हैं और वो अपनी उसकी भाभी से बोल देते हैं। और उसकी भाभी से कहने के बाद उसकी भाभी कहती है कि तू या तो ये काम छोड़ दे और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इससे तेरी जो कमाई हुई इज़्ज़त है वो सब पानी में मिल जाएगी। तो उसकी भाभी के मना करने पर भी वो नहीं सुधरता और वो अपना रूटीन अब कविता के घर जाना चालू रखता है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि उसकी भाभी जब उसके बार-बार मना करती है, वो नहीं समझता, तो उसकी भाभी उसका जाती है कविता के पास, तो वो कहती है, "कविता, या तो तू सुधर जा और उसे यहाँ पे आना बंद करवा दे और अगर नहीं करवाएगी तो मैं पुलिस में जाके तेरी कंप्लेंट कर दूँगी, जिससे तो तुझे पकड़ के ले जाएगी और तेरे गाँव में बदनामी हो जाएगी।" दोस्तों, जब जो उसका देवर आता है और कविता के घर पे, तो कविता उसे सारी बात बता देती है जो उसकी भाभी ने कहा होता है, जिससे उसका देवर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और भड़कना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, अब क्या होता है कि कविता को छोड़ अपने घर पे जाता है और अपने घर पे जाने के बाद अपनी भाभी से फालतू बातें शुरू कर देता है, और क्योंकि वो दारू के नशे में इतना था कि अब वो रिश्ते-रिश्ते सब कुछ भूल गया होता है। तो दोस्तों, अगले दिन की बात क्या होती है कि उसका देवर और उसकी भाभी खेतों में जाके अपनी कटाई का काम कर रहे होते हैं। तभी उसका जो देवर होता है, वो अपने जो खेतों में जो कमरा बना होता है, वो उसके वहाँ जाता है और वहाँ पे रखी हुई दारू की बोतल से खूब भर के नशा करता है और अपनी भाभी के पास आके कहता है, "भाभी आओ, मुझे थोड़ा-सा कुछ आपसे कुछ काम है।" उसकी भाभी कहती है, "नहीं, मुझे अभी कटाई करनी है, मैं उसके बाद में आऊँगी।" तो वो अपनी भाभी का हाथ पकड़ता है और खींचता हुआ कमरे में ले जाता है और उसके वहाँ पर उसके मुँह पे रस्सी बाँध और उसके हाथ-पैरों को रस्सी बाँध कर उसके साथ दुष्कर्म करता है। इतना करने के बाद उसकी भाभी कहती है कि ये इतना बढ़िया जो देवर था, इस पे ऐसा कौन-सा भूत सवार हो गया है कि ये अब किसी भी रिश्तों को नहीं समझ रहा है।
उसका जब भी मन होता दारू पीता और वो अपनी भाभी को गलत नज़रों से देखता और वो भाभी के साथ गलत काम करता। तो दोस्तों अब उसकी भाभी को डर होने लगा था, क्योंकि उसकी जो 18 साल की जो लड़की थी, उसका डेली रूटीन था सुबह स्कूल में जाना और 4 बजे शाम को आ जाना। दोस्तों 4 बजे जब वो आती थी तो वो उसे अब अपनी बेटी का डर लगा सताना शुरू हो गया था कि कहीं अब ऐसा ना हो कि इस पे जो वहशियतपन आ रहा है वो कहीं मेरी बेटी पे भी ना आ जाए। तो दोस्तों वो क्या करती है, लेडीज़ जो प्रतिभा होती है वो अपने भाई को फ़ोन मिलाती है और उसका भाई जो पुलिस में होता है वो तुरंत आ जाता है। भांजी को लेके चला जाता है और दोस्तों वही वहीं नज़दीक के एक स्कूल में वो उसका वो एडमिशन भी करा देता है। तो दोस्तों ये सब बातें उसकी मामी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मगर वो उसकी मामी उसे काफ़ी समझाती है कि जवान लड़की के घर में रहना ठीक नहीं है और तुम इसे उसके इस घर पे ही छोड़ दो। मगर वो अपनी पत्नी का बिल्कुल नहीं मानता और उसका वहीं एडमिशन करा के उसे वहीं घर पे रखना शुरू कर देता है। मामा जो होता है अब उस पे हैवानियत नाच रही होती है और वो अपने कैसे भी करके चाहता है कि मैं अपनी भांजी से दुष्कर्म कर सकूँ और वो एक नए-नए प्रोग्राम सेट करता रहता था जिससे वो सफल हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही उसने एक प्रोग्राम बनाया था कि वो अपने गाँव में जाने का विचार बना था और जिससे कि उसकी भांजी भी उसके साथ चल पड़े। तो दोस्तों जैसा उसने सोचा था उसने वैसा ही किया और उसने घर पे जाकर कहा कि मैं तो अब गाँव जा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैंने गाँव में जाकर अपनी ज़मीन के बारे में देखा नहीं है। तो उसकी भांजी जो होती है वो भी कहती है, मामा मैं भी आपके खेतों में चलूँगी, मुझे भी खेत बहुत पसंद है। तो वो भांजी जो होती है वो भी अपने मामा के साथ खेतों के रास्तों पे निकलना शुरू कर देती है। अब खेतों में जाकर वो गन्ने खा रहे होते हैं, गन्ने खाते-खाते वो अपने मामा से हँसी-मज़ाक करती रहती है, तभी उसके मामा कहते हैं कि आजा तुझे आग ट्वेल अंदर से कुआँ दिखाता हूँ, कुआँ कैसा होता है। तो दोस्तों उसकी भांजी जो होती है वो भी मामा के साथ चल पड़ती है, क्योंकि उसे डर नहीं था, क्योंकि वो उसके मामा थे तो वो उसके साथ बिल्कुल सहजता से चल पड़ती है। दोस्तों जैसे ही वो उसे कमरे में ले जाता है तो वो क्या करता है, उसके हाथ-पैर बाँध देता है और हाथ-पैर बाँधने के बाद वो उसकी भी जो भांजी होती है उसका काफ़ी विरोध कर रही होती है, मगर वो उस पर इतनी हैवानियत शुरू हो जाती है कि वो अपना पराया भी नहीं देखता और अपनी भांजी के साथ ही दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। भांजी बोलती है, मामा तुमने ये बहुत गलत किया है और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो उसका मामा जो होता है वो मामा कहता है कि अब एक काम कर, अगर तूने ये बातें किसी को भी बताई तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। तो दोस्तों वो लड़की वहाँ पे डर जाती है और वो अपने मामा के घर पे फिर दोबारा चली जाती है। अब दोस्तों उसका रहना-सहना जो उसकी भांजी का हो गया था वो बड़ा ही चुपचाप से रहना शुरू होती थी। एक दिन उसकी मामी ने उससे आके पूछा, "बेटा तू जब आई थी जब तो बहुत खुश थी, मगर अब तुझे क्या हुआ कि तू निराश ही बैठी रहती है?" तो भांजी रो पड़ती है और रोते-रोते अपना सारा का सारी जो भी उसके साथ घटना घटी होती है वो सविस्तार अपनी मामी से सब कुछ बता देती है। प्रतिभा नाम की जो लेडीज़ होती है वो उसको फ़ोन मिलाती है और कहती है कि प्रतिभा ऐसे-ऐसे हुआ और तुझे अब ये घर पे आना होगा। तो प्रतिभा दौड़ी हुई भगी हुई आती है और वो कहती है कि देखो प्रतिभा की सूरत को देखकर वो भी रोना शुरू कर देती है। तो उसकी मामी कहती है कि मुझे अब ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो रिश्ते ऐसे तार-तार करे। तो दोस्तों वो तीनों मिलकर उसके मौत की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि अब इसको हम कैसे अपने रास्ते से हटाएँ ताकि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों वो तीनों मिलके प्लानिंग बनाते हैं कि जैसे ही वो आएगा तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों हुआ भी ऐसा ही, जब वो अपनी ड्यूटी करके आता था वो खूब ही नशे में हो रहा होता है। जब वो नशे में हो रहा था उसे कुछ नहीं पता होता, मगर वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसकी आँखें फटी की फटी नज़र आती हैं, वो सामने अपनी बहन को पाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ और दोस्तों रिश्ते की जो भावनाएँ होती हैं उसको हमेशा मर्यादा में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों जब वो आता है तो अपने सामने अपनी बड़ी बहन को नज़र देखता है तो उसकी वो अपनी बहन के सामने नज़र नहीं मिला रहा होता है। वो अपने मन में ही सोचता होता है कि शायद हो सकता है कि उसकी भांजी ने इसको सारी की सारी उसकी बहन को सारी की सारी बातें बता दी हो। तो दोस्तों जब वो अपनी बहन को समझा रहा होता है तो उसकी पत्नी पीछे से आती है, उसके सिर पे एक ज़ोर का डंडा देकर मारती है। और जोड़ का डंडा लेने के बाद उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है कि वो अपनी पत्नी मुड़ता है और अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता है। उसकी भांजी उसके जो पॉकेट में जो पिस्तौल लगी होती है तो वो उसे निकाल लेती है और अपने मामा पे 3 फायर कर देती है। और तीनों फायर सुनने के बाद गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों उन्हें स्थिति जानने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और वो वहीं पास में खड़े एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन मिला दिया होता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस वहाँ पे आती है तो पुलिस देखती है कि इस आदमी को तो 3 गोली लगी हुई है और वो बॉडी को शिनाख्त के लिए भेज देते हैं और उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों उस खून को सारा का सारा ज़िम्मेवारी उसकी जो मामी होती है वो ले लेती है। वो कहती है कि मैंने ही अपने पति को मारा है। वाइफ़ ने ठीक किया या गलत किया ये तो दोस्तों मैं आपके पीछे छोड़ता हूँ। दोस्तों मेरी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की बिल्कुल भी नहीं है और इस कहानी के ज़रिए सिर्फ़ मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी-कभी ये होते हैं जो नहीं लगता है कि ये आपको ठेस पहुँचा पाएँगे। तो दोस्तों कहीं-कहीं ऐसा भी हो जाता है। कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।